नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, कैसे एक के बाद दूसरी कंपनियां आई और व्यापार करना प्रारंभ की, कैसे कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाई। आज की जो हम लोग की क्लास रहने वाली है वो व्यापारिक कंपनियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, खास करके अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच, उनके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसमें बहुत प्रमुख है कर्नाटक युद्ध के बारे में, क्योंकि कर्नाटक युद्ध के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, कर्नाटक युद्ध किस लिए शुरू हुआ था, उसके क्या परिणाम हुए थे। तो आज हम लोग की जो क्लास रहने वाली है वो व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष जो हुआ था, खास करके अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ने पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास में देखते हैं सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच हुआ था। हम लोग केवल जो एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आगे आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है। ऐसे में आप सभी को बहुत तेजी से चीजें कवर करनी है। तो यहाँ से जो वनडे लेवल में यानी फैक्ट पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, कि एक वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से हम लोग चीजों को कवर करते चलेंगे ताकि कोई क्वेश्चन यहाँ से आपका छूट ना पाए। ठीक है। अब 1746 से 48 में जो युद्ध युद्ध ये शुरू हुआ था, ये भारत और ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य शुरू हुआ था। खास करके इसका भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं था। यानी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था इसका भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि यूरोप में फ्रांस व ब्रिटेन जो थे वो एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस व ब्रिटेन के बीच। फ्रांस व ब्रिटेन, ब्रिटेन में खास इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस व अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो दो व्यापारिक कंपनियां थी, एक फ्रांस और एक अंग्रेज, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था क्योंकि यूरोप में फ्रांस व ब्रिटेन जो है एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे उस टाइम पर, इसलिए भारत में भी इसका असर देखने को पड़ा। और यह युद्ध जो था ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। किसके? तो एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। ये युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। दोनों ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए भारत में भी एक दूसरे से लड़ बैठे। और जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, इसमें सबसे खास जो पूछा जाता है वो सेंट टोमे युद्ध पूछा जाता है। कौन सा युद्ध पूछा जाता है? सेंट थोमे, थोमे या टोमे, कहीं आपको थोमे लिखा रहेगा, कहीं आपको टोमे लिखा रहेगा, इस तरीके से। तो दोनों को आप लोग ध्यान देते चलिए, कहीं कुछ भी घटा जाए। सेंट थोमे या सेंट टोमे का युद्ध जो होता है, ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसके लिए बहुत ही जाना जाता है, स्मरणीय है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना, किसके बीच? फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब थे कौन? कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। इनके बीच ये लड़ा गया था। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन जो था, अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन से सहायता मांगा था, तो अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की सहायता किया था और फ्रांसीसियों से इनका युद्ध हुआ था। और सेंट थेमे युद्ध के लिए अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध बहुत ज्यादा स्मरणीय माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसका इसमें जो फ्रांसीसी का मेन सेनापति था वो डुप्ले था। डुप्ले आप लोग जानते होंगे, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े हैं। जो मेन था वो फ्रांसीसी सेना वो डुप्ले था, जबकि अंग्रेज सेनापति जो था वो ला बर्नेट था। अंग्रेज सेनाधिकारी कौन था? ला बर्नेट। दोनों के बीच जो है ये लड़ाई झगड़े हुए थे इसमें, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, एक तरीके से फ्रांसीसियों की हार हुई थी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें शुरू शुरू में फ्रांसीसी जो थे डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास को जीतने में सफल रहे थे, मद्रास को जीतने में सफल रहे थे। लेकिन बाद में एक संधि होती है 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में एक्स ला, एक्स एक्स ला, कहीं कहीं आपको चैपल लिखा मिलेगा, एक्स ला चैपल की संधि, कहीं चैपल की जगह कहीं कहीं आपको सैपिल लिखा रहेगा। ठीक है, एक्स ला सैपिल की संधि, एक्स ला सैपिल की संधि, इस तरीके से आपको दिया रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये। इसी संधि के द्वारा ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। इसमें कहा जाए एक तरीके से तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई थी, जिससे यह युद्ध समाप्त हो गया था। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हो गया था। और संधि के तहत ही मद्रास को जो था वो फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को पुनः वापस करना पड़ा था।
मद्रास को पुनः जो है अंग्रेजों को वापस करना पड़ा था। बदले में फ्रांसीसियों को जो उत्तरी अमेरिका में उनके कुछ क्षेत्र थे वो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने सौंप दिया। एक तरीके से कहा जाए तो इस युद्ध में खास करके किसी की हार नहीं हुई थी। संधि के द्वारा सहमति थोड़ा शांति वार्ता बनाई गई और कर्नाटक का प्रथम युद्ध खत्म हुआ। तो 1746 से 1748 तक यह युद्ध चला था। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसी के जस्ट बाद ही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी शुरू हो जाता है, क्योंकि डुप्ले जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी राजनीतिक था एक तरीके से। पहले वह व्यापार करने आया था, लेकिन धीरे धीरे देखता गया कि कैसे कैसे जो है यहाँ से चीजें बदल रही हैं, व्यापार में लाभ होता जा रहा है। तो राजनीतिक पकड़ भी उसमें धीरे धीरे उसने हावी करना चालू कर दिया था, और जिसकी वजह से कर्नाटक फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य युद्ध जो है धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला गया था। तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम युद्ध की सफलता के बाद अगर कहा जाए डुप्ले की जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत बढ़ गई थी। यह युद्ध भारत में कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार से प्रेरित था। अगर कहा जाए तो कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार के मुद्दे पर लड़ा गया था यह युद्ध, क्योंकि कर्नाटक में जो शासक था और हैदराबाद में निजाम, दोनों के मध्य जो है ये उत्तराधिकार, दोनों की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए कि अंग्रेज का कब्जा रहेगा कि फ्रांस का कब्जा रहेगा, इसलिए वहां पे लड़ा गया था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। फ्रांस तथा ब्रिटिश कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधी गुटों को क्या किया, समर्थन देना शुरू कर दिया और इसे भड़काना शुरू कर दिया। इस तरीके से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अपने रूप में सामने आ गया। 1751 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में, कब? 1751 ईस्वी में क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत आगे चल के इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर घेरा डाला गया। अर्काट, ये एक जगह है अर्काट, अर्काट पर डेरा डाला गया, और जो कि फ्रांसीसियों के कब्जे में एक तरीके से कहा जाए तो था। और इसे ही क्लाइव की प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इसे क्लाइव ने क्या किया था, जीत लिया था। और क्लाइव की प्रथम कूटनीतिक विजय अर्काट पर विजय को ही माना जाता है, जिससे फ्रांसीसियों की क्या थी एक तरीके से कब्जा था। डुप्ले को इस असफलता के बाद, यानी डुप्ले जो था इस युद्ध में भी डुप्ले शामिल था, और डुप्ले को इस असफलता के बाद कहाँ बुला लिया जाता है, फ्रांस बुला लिया जाता है। और जब फ्रांस बुला लिया गया तो उस डुप्ले के बाद नया जो सेनापति आता है फ्रांस का बन के, एक तरीके से कहा जाए गवर्नर बन के आता है, वो कौन आता है, गुडेहू आता है। गुडेहू, गुडेहू, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये नया गवर्नर जनरल बनकर फ्रांस के नए गवर्नर जनरल के रूप में भारत आता है, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजों से जनवरी 1755 ईस्वी में, अंग्रेजों से जनवरी 1755 ईस्वी में सीधे इसने क्या कर लिया, 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि कर ली, पांडिचेरी की संधि कर ली। उधर डुप्ले जितना बनाया हुआ था, जितना अपना जलवा बिखेरा हुआ था, ये गुडेहू आकर सब क्या कर देता है, एक तरीके से नष्ट कर देता है। और सीधे सीधे 1755 ईस्वी में क्या कर लेता है, पांडिचेरी की संधि कर लेता है। और पांडिचेरी की संधि से ही युद्ध क्या हो जाता है, विराम हो जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति जो रहती है वो बहुत मजबूत रहती है, और फ्रांसीसियों को बेहद नुकसान होता है। तो इसे बेहद नुकसान के बाद डुप्ले का एक कथन आता है, जब वो फ्रांस चला जाता है, डुप्ले क्या कहता है, गुडेहू ने देश के विनाश और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिया। ये डुप्ले ने अपना वक्तव्य दिया हुआ था इस संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद। यानी गुडेहू के इस पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद डुप्ले ने यह बयान दिया था कि गुडेहू ने देश के विनाश और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिया। जबकि मालेसन था, एक इतिहासकार था, मालेसन। मालेसन, मालेसन क्या कहता है इस मतलब गुडेहू के ऊपर, यदि डुप्ले 2 वर्ष भारत में और रहा होता, डुप्ले के ऊपर कहता है कि यदि डुप्ले भारत में 2 वर्ष और रहा होता तो बंगाल अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांस की गोद में जा गिरता। यानी डुप्ले को भी रहना चाहिए था, साल 2 साल और रहना चाहिए था, उसे बुलाना नहीं चाहिए था। डुप्ले को क्यों वापस भेज दिया गया था, केवल इसी युद्ध के कारण नहीं कि अर्काट के युद्ध जो है क्लाइव ने कब्जा कर लिया था, इसलिए भी क्योंकि जो डुप्ले की राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक पकड़ थी, वो उससे फ्रांसीसियों को जो है धीरे धीरे नुकसान होने लगा था। उनसे वित्तीय और आर्थिक संकट उनके ऊपर मंडराने लगे थे, युद्ध पे युद्ध होते जा रहे थे, और फ्रांसीसियों की जो पूंजी थी उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा था, जिससे वहां के सम्राट ने डुप्ले को वापस बुला लिया था। बाद में डुप्ले के स्थान पर कौन आया था,
गुडेहू आया था। इस तरीके से 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? यह 1757 से 1763 ईस्वी तक चला था। यह सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। सप्तवर्षीय, ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। यानी कहा जाए यूरोप में जो युद्ध चल रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन का जो एक तरीके से यूरोप में अपना एक झगड़ा चल रहा था, उसमें क्या था, यूरोप में जब ऑस्ट्रिया ने 1756 ईस्वी में एक जगह थी सिलेसिया, क्या जगह थी? सिलेसिया, जिसके लिए खास करके युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया पर जब अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, या उस पर अपना अधिकार जमाना चाहा, उसे पुनर्प्राप्त करना चाहा, तो उसे सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। तो यहीं से क्या होता है, इस सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है। और ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध होता है, ये इसी सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम होता है। ठीक है। और अगर कहा जाए ब्रिटेन एवं फ्रांस जो थे, वो एक दूसरे के सामने आ गए भारत में दोबारा फिर से। ब्रिटेन एवं फ्रांस भारत में दोबारा एक दूसरे के सामने आ गए और फिर से कर्नाटक में वो युद्ध होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्नाटक का युद्ध। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्लाइव ने 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। वो रॉबर्ट क्लाइव जो दूसरे कर्नाटक युद्ध में था, इसने 1757 ईस्वी में चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी, चंद्रनगर पर क्या कर लिया? चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव चंद्रनगर पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। और इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था? काउंट डी लाली। काउंट डी काउंट डी लाली इस समय फ्रांसीसी गवर्नर था। ये इसके जरिए युद्ध को जो है क्या किया था? परास्त किया था फ्रांसीसियों को, और चंद्रनगर पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। और जनवरी 1760 ईस्वी में एक बहुत खतरनाक युद्ध होता है। जनवरी 1760 ईस्वी में एक ऐसा युद्ध होता है जिसे इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध को वांडी वास का युद्ध भी कहा जाता है। वांडी वास का युद्ध भी कहा जाता है, वांडी वास का युद्ध। और जनवरी 1760 में यही वांडी वास का युद्ध यहाँ पर कर्नाटक के तृतीय युद्ध में होता है, जिसमें जो है फ्रांसीसियों को क्या होता है? बुरी तरह परास्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और इसमें अंग्रेज सेना नायक जो था वो कौन था? आयरकूट था। आयरकूट अंग्रेज सेना नायक कौन था? आयरकूट। आयरकूट कौन था? अंग्रेज सेना नायक। ये अंग्रेज सेना नायक था आयरकूट। जबकि फ्रांसीसियों की तरफ कौन था? तो फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली था। ठीक है। और अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व किया था वो आयरकूट था। तो अंग्रेज काउंट डी लाली को बुरी तरीके से कहा जाए तो परास्त किया हुआ था। और उसके बाद लाली को बंदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। लाली को बंदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर बाद में इस पर अभियोग चलाया गया। इस पर क्या चलाया गया? अभियोग चलाया गया। और अभियोग चलाने के बाद इसको क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। काउंट डी लाली को फांसी की सजा अंग्रेजों ने दिलवा दिया। फांसी की सजा दिलवाने में अंग्रेज बहुत तेज थे। आप लोग देखे होंगे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा अंग्रेजों ने दिया हुआ है। और ऐसे में यहाँ काउंट डी लाली को भी ये लोग बंदी बनाकर इंग्लैंड भेज देते हैं, वहां पर इस पर अभियोग चलवा के इसको फांसी की सजा दिलवा देते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब? 1761 ईस्वी में पांडिचेरी जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, ये अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से क्या किया? छीन लिया अंग्रेजों ने। इस तरीके से कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध होता है, किस युद्ध से समाप्त होता है? तो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध होता है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। कब? 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि से समाप्त होता है 1763 ईस्वी में। पेरिस कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस में ही एक संधि हुई थी, जिसके तहत ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को चंद्रनगर छोड़कर, यानी ये चंद्रनगर तो बाद में फ्रांसीसी को दे दिया गया था, पा लिए थे, तो चंद्रनगर को छोड़कर बाकी जितने भी जीते गए फ्रांसीसियों के राज्य थे, वो सब के सब किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को देना पड़ा। और भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरीके से जो ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज थे, अंग्रेजों को जो है पूर्ण कब्जा हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया। यानी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर कौन शक्ति आई? यूरोपीय शक्ति में वो अंग्रेज शक्ति आई। इनके आगे किसी की चल ना सकी। इस तरीके से धीरे धीरे कहा जाए तो फ्रांसीसियों को यह एहसास हो गया था कि जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे
तब तक जो है अंग्रेज भारत में अपनी जड़ फ्रांसीसी भारत में अपनी जड़ नहीं बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगर अंग्रेजों को हटाना है तो कुछ अलग ही करना होगा, लेकिन ये उनकी केवल एक सोच रह गई थी, सपना ही रह गया था। अंग्रेजों को सीधे सीधे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों द्वारा ही हटाया जा पाया, उसके अलावा कोई नहीं हटा पाया। तो इस तरीके से हम लोग आगे की क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, जहाँ से चीजें यहाँ से आपको कुछ मिली जुली देखने को मिलेंगी, जिसमें आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, ये सब आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगली क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग जानकारी समझ पाए होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।